नमस्कार दोस्तों। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। मैं भावना धोनी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीषा पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, और डॉक्टर दिनेश कांडपाल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन। आज हम यहाँ पर बीएड पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले जो मेरे साथी हैं डॉक्टर दिनेश कांडपाल जी, मैं उनसे कहूंगी कि वे जो हमारे यहाँ बीएड के दो पाठ्यक्रम चलते हैं उनमें क्या अंतर है उसके बारे में आपको बताएं। कांडपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भावना जी। जैसा कि आपने पूछा कि हमारे जो विश्वविद्यालय में दो प्रकार के बीएड पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें एक को हम बोलते हैं बीएड ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और दूसरे को हम बोलते हैं बीएड स्पेशल। यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है बीएड ओडीएल, वो बीएड का एक सामान्य पाठ्यक्रम है जो अन्य महाविद्यालयों द्वारा, शिक्षक महाविद्यालयों द्वारा कराया जाता है, परंतु हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इस पाठ्यक्रम को कराते हैं। तो इसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं, परंतु ये पाठ्यक्रम जो है लगभग सामान्य है उन्हीं बीएड कार्यक्रम से जो अन्य महाविद्यालयों द्वारा कराया जाता है। इसमें ऐसा कोई पाठ्यक्रम के रूप में कोई अंतर नहीं है, बस हम यहाँ पर इसको दूरस्थ माध्यम से कराते हैं। और जो दूसरा पाठ्यक्रम हमारा है वो है बीएड स्पेशल। ये पाठ्यक्रम हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की दिव्यांगता उनमें है, उनको पढ़ाने के लिए हम शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। तो ये इसमें जो शिक्षक तैयार होते हैं वो उन्हीं बच्चों को शिक्षण कार्य करने के लिए तैयार किए जाते हैं जो किसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनीषा पंत। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीएड ओडीएल में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कब तक किया जा सकता है? धन्यवाद मैडम। जो बीएड ओडीएल और बीएड स्पेशल के लिए जो आवेदन तिथि निर्धारित की गई थी उसको बढ़ा करके अभी 31 अगस्त तक कर दिया गया है। तो आप लोग इसमें आवेदन अभी कर सकते हैं। अभी आपके पास 31 अगस्त तक इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास समय है, और ऑनलाइन माध्यम से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की, जहां पर को आपको इसमें आवेदन करने के लिए जो भी आवश्यक नियम या शर्तें हैं वो विस्तार पूर्वक दी गई हैं। कांडपाल जी, आप बताएं कि आवेदन करने के लिए किन किन शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है बीएड ओडीएल में? बीएड ओडीएल जो पाठ्यक्रम है ये हमारे यहाँ एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है, और एनसीटी के कुछ शर्तें इसमें हैं जो कि जो हमारे आवेदन कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए लागू होती हैं। सबसे पहले तो जो आवेदन करता है उसको इन सर्विस होना चाहिए, यानी ये पाठ्यक्रम जो है इन सर्विस टीचर्स के लिए है जो सेवा में अभी कार्य कर रहे हैं। और दूसरा जो है, उन्होंने किसी भी रूप में एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड फेस टू फेस कोई पाठ्यक्रम किया होना चाहिए, जैसे कि डीएलएड है एक पाठ्यक्रम है, बीटीसी है या बीपीएड है। इस तरह का पाठ्यक्रम जो एनसीटी के द्वारा उन्होंने पहले, यानी अपने सर्विस को प्राप्त करने से पहले फेस टू फेस माध्यम से किया गया हो। तो एनसीटी का ये मानना है कि उन्होंने ये पाठ्यक्रम अगर फेस टू फेस से किया है तो उनको दूरस्थ माध्यम से हम बीएड ओडीएल का कोर्स जो है वो करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अनिवार्यता यह है कि जो आवेदन कर रहे हैं आवेदनकर्ता, उसके जो स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 50% मार्क्स हों, यानी सामान्य अगर वो जाति का विद्यार्थी है, अगर वो आरक्षित श्रेणी में आता है तो 45% उसके स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में से किसी एक में होने चाहिए, और उसने फेस टू फेस माध्यम से कोई एनसीटी द्वारा अप्रूव पाठ्यक्रम पूर्ण किया हुआ होना चाहिए। मनीषा मैम, आप बताएं कि एनआईएस से जो डीएलएड कर चुके विद्यार्थी हैं, क्या वो बीएड ओडीएल में प्रवेश लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं? एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है वो हमारे यहाँ से बीएड करने पर बीएड ओडीएल में आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं है, क्योंकि जो एनसीटी का जो रूल्स और रेगुलेशन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे यहाँ पर बीएड ओडीएल पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी विद्यार्थी अगर ये बीएड करने से पूर्व यहाँ अगर आवेदन करता है बीएड के लिए, तो उससे पूर्व उसने एनसीटी से कोई ना कोई पाठ्यक्रम जो है वो फेस टू फेस मोड पर किया होना आवश्यक है। तो इसलिए एनआईओएस क्योंकि ओपन से किया हुआ है, तो इसलिए डीएलएड यहाँ पर कोई ये वैलिड नहीं माना जाता है।
डॉक्टर कनपल जी, आप बताएं कि ऐसे शिक्षक जो इन सर्विस हैं परंतु उन्होंने एनसीटी से अप्रूव्ड कोई फेस टू फेस कोर्स नहीं किया है, क्या वे प्रवेश के लिए पात्र होंगे? मैम, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन सर्विस टीचर हैं और उनको सर्विस में जाने का मौका आज से कई साल पहले मिल चुका, जब कुछ शर्तें लागू नहीं थी। हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो माध्यमिक स्तर पर प्रवक्ता हैं, जब क्योंकि हमारे यहाँ पहले जो लेक्चरर है इंटरमीडिएट में, उसके लिए कोई बीएड की योग्यता उनके साथ नहीं लागू की गई थी। उनको केवल स्नातकोत्तर किसी विषय से होना होता था। परंतु आज कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो सेवा में हैं, परंतु जो एनसीटी का जो शर्त है, उनकी शर्त यह है कि उन्होंने फेस टू फेस माध्यम से कोई जो एनसीटी का अप्रूव्ड पाठ्यक्रम है उसको किया हुआ होना चाहिए। तो वही इसमें अहर्य होंगे जिन्होंने एक कोई फेस टू फेस माध्यम से कोई पाठ्यक्रम बीएड से पूर्व किया हुआ हो। मनीषा मैम, आप बताएं कि यदि किसी ने एनसीटी से अप्रूव्ड कोर्स तो किया है पर वे वर्तमान में किसी विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या वे पात्र हैं? मैडम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई जो आवेदन हमारे होते हैं उन्होंने एनसीटी से पाठ्यक्रम तो किया है लेकिन वो सेवारत टीचर नहीं है। तो वो ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ से बीएड के लिए अर्ह नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम चलाया गया है बेसिकली, जैसा कि अभी सर ने बताया था कि जो भी स्टूडेंट हैं जो पहले प्रवक्ता के लिए उन लोगों ने उस समय बीएड जरूरी नहीं माना जाता था, उन्होंने कर लिया था। लेकिन अब अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए बीएड कर रहे हैं, या जो प्राइमरी के समय जिन्होंने इंटर के बाद बीटीसी कर ली थी तो वो लोग बीएड करने से रह गए थे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए उन्हें इन सर्विस होना बहुत आवश्यक है। अच्छा मैम, ये भी बताइए कि इसके स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं? इसके स्टडी सेंटर मैम, एक तो हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी है वहाँ पर इसका स्टडी सेंटर है, और एक देहरादून में है। उसके साथ ही साथ अल्मोड़ा, रानीखेत, देहरादून, काशीपुर तथा रुद्रपुर एवं कोटद्वार में भी इसके अध्ययन केंद्र हैं। कनपल जी, आप बताएं कि इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वो कहाँ कहाँ आयोजित होगी? मैम, ये जो परीक्षा होने जा रही है ये आगामी 10 सितंबर को होगी, और इसके लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक तो हल्द्वानी में होगी एक केंद्र जो है, और दूसरा केंद्र हमारा देहरादून है, क्योंकि हमारा राज्य का जो एक भौगोलिक ढांचा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो एक केंद्र जो है वो देहरादून में बनाया गया है और एक केंद्र जो है वो हल्द्वानी में बनाया गया। तो 2 केंद्रों पर ये परीक्षा होगी, और 10 सितंबर को, जो आने अगले महीने 10 सितंबर को ये परीक्षा संभावित है, और इसकी तिथि घोषित की गई है। तो ये 10 सितंबर को होगी। अच्छा सर, ये बताएं कि बीएड ओडीएल पाठ्यक्रम कितने समय का है? इसका जो समय अवधि है वो कितनी है? बीएड ओडीएल पाठ्यक्रम हमारे यहाँ 4 सेमेस्टर में होता है, 4 सेमेस्टर में, और सामान्यतः हम जानते हैं कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो इस प्रकार ये 2 वर्षीय एक पाठ्यक्रम है और 2 साल में पूरा हो जाता है। तो सर, क्या इसमें विद्यार्थियों को यहाँ पे आना होता है? क्या उनकी क्लासेस होती हैं? हाँ जी मैम, क्लासेस होती हैं विद्यार्थियों की, क्योंकि प्रत्येक सेमेस्टर में उनके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, और इसी कार्यशाला में उनको शिक्षण की बारीकियां सिखाई जाती हैं, शिक्षण कौशल के बारे में बताया जाता है, और साथ ही उनके जो आगे परीक्षा होने वाली उस परीक्षा से प्रश्न पत्रों के संबंध में उनको जानकारी दी जाती है। मैम, बताएं कि प्रवेश लेने के उपरांत शिक्षण कार्य किस प्रकार होता है? अगर बच्चे ने यहाँ पे प्रवेश ले लिया तो फिर किस तरह से ये कोर्स आगे को बढ़ता है? मैम, ये 2 साल की अवधि का प्रोग्राम है। तो इसमें जब बच्चा पाठ्यक्रम ले लेता है, जब एंट्रेंस के बाद जो प्रोसेस होती है, तो एंट्रेंस के बाद सबसे पहले बच्चों का काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के लिए उनको यहाँ पर को बुलाया जाता है तय तिथि के अनुसार। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसके बाद उनका एडमिशन हम पूर्ण मानते हैं। प्रवेश पूर्ण होने के उपरांत उनकी एक दिन इंडक्शन प्रोग्राम कराया जाता है। इंडक्शन प्रोग्राम में उनको हमारे जितने भी हमारी फैकल्टीज़ हैं या प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी दी जाती हैं। उसके बाद हर सेमेस्टर में एक 6 दिवसीय जो कार्यशाला है वो आयोजित की जाती है, और ये सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है। ये विद्यार्थी बाद में भी पूछते रहते हैं कि क्या मैम आना होगा, तो ये सिर्फ 6 दिन की जो कार्यशाला है, क्योंकि सभी जो ज़्यादातर जो हमारे अभ्यर्थी होते हैं वो सभी सेवारत शिक्षक होते हैं, तो उनके लिए ये 6 दिन मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 6 दिन जो है आवश्यक कार्यशाला की जाती है, जिसमें उन्हें विषय से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाते हैं, और
लेक्चर जहाँ पर को सभी फैकल्टीज़ के द्वारा, इंटरनल और एक्सटर्नल फैकल्टीज़ के द्वारा जो है उन्हें लेक्चर दिए जाते हैं और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं पाठ्यक्रम से संबंधित, असाइनमेंट से संबंधित, और जो भी उनको कुछ भी पूछना है तो वो सब क्वेरीज उसमें जो है सॉर्ट आउट की जाती हैं। सर ये बताएं कि बीएड ओडीएल को करने से क्या क्या फायदे हैं अगर यहाँ पे आते हैं टीचर, क्योंकि इन सर्विस के लिए जैसे आपने बताया, तो इन क्योंकि ऑलरेडी वो लोग सर्विस में हैं, तो ये बीएड करके उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? हाँ जी मैम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो बीएड एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो किसी भी विद्यार्थी के शिक्षण में उसके कौशल उसको प्रदान करता है, यानी कि उसको एक स्किल टीचर बनाता है। परंतु जो हमारे यहाँ विद्यार्थी आते हैं वो सामान्यतः उन्होंने कोई फेस टू फेस कोर्स किया होता है एनसीटी के द्वारा अप्रूव जो है, और परंतु क्योंकि वो डीएलएड या बीटीसी उन्होंने कोई ऐसा पाठ्यक्रम किया है जिसके द्वारा वो उनको सेवा मिली है। अब हमारे जो सेवा का जो टाइप्स हैं उसमें 3 प्रकार की सेवाएं माध्यमिक स्तर पर होती हैं। एक तो प्राथमिक स्तर पर, दूसरा होती है जूनियर हाई स्कूल स्तर पर, और तीसरा होती है माध्यमिक स्तर पर। यानी प्राथमिक स्तर पर हम बोलते हैं पीआरटी टीचर। पीआरटी जो टीचर हैं प्राइमरी लेवल के लिए, उनके लिए डीएलएड योग्यता होती है और वो प्राइमरी में जा सकते हैं। परंतु जो विद्यार्थी प्राइमरी में से ज्वाइन कर लिया है, अब उसकी इच्छा है कि वो आगे की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जाए, तैयारी करे, तो उसको डीएलएड का जो उसने कोर्स किया हुआ है वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए एक बीएड की डिग्री उसको चाहिए, जिसको हम यहाँ पर एलटी ग्रेड या प्रवक्ता बोलते हैं, तो उसके लिए उसको बीएड की आवश्यकता होती है। तो अगर वो डीएलएड कर ही रहता है तो जीवन भर वो प्राइमरी स्कूल में ही रहेगा, क्योंकि उसको आगे जाने के लिए अपने आप को अपडेट करना आवश्यक है। तो इसके लिए उसको, अगर वो विद्यार्थी जो प्राइमरी में इन सर्विस जॉब कर रहा है, इन सर्विस है, अगर वो बीएड कर लेता है, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय उसको एक इतना अच्छा अवसर दे रहा है कि वो सर्विस भी करे और साथ में बीएड का पाठ्यक्रम भी, कोर्स भी कर ले, और जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड है, और हमारा विश्वविद्यालय जो है एक राजकीय है। तो इससे अच्छा मौका और कहाँ मिल सकता है? तो यहाँ पर आकर के उनको बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो करने का मौका मिलता है और अपने भविष्य में उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। तो एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है जो बच्चे, जो कि डिस्टेंस मोड पे चलाया जा रहा है, तो जी। इसमें अनिवार्य भी नहीं है आना, सिर्फ 6 डेज की जो कार्यशाला है वही इनके लिए आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। सबसे बढ़िया कि वो अपना सर्विस साथ में कर सकते कि सर्विस के साथ कर सकते हैं, जिसको है कि किसी भी कारणवश अगर वो आगे नहीं बढ़ पाया तो उसको एक मौका देती है, हमारा विश्वविद्यालय मौका देता है कि वो अपने उन सपनों को पूरा कर। ओके, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, और मैम आपका भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें एक कहें कि कंफ्यूजन रहता है। कई बार आती हैं क्वेरीज यहाँ पे कि कौन ले सकता है कौन नहीं, तो मुझे लगता है कि इससे हमारे सुनने वाले श्रोताओं को फ़ायदा होगा। धन्यवाद। हाँ जी, आप हमारे साथ भावना धोनी जी, आपने हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, परंतु जो बीएड स्पेशल के बच्चे हैं उनके भी कुछ प्रश्न हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनके प्रश्नों का भी कुछ जवाब हमारे इस रेडियो के माध्यम से दें। तो मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद सर। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो बीएड स्पेशल का कोर्स हम कर रहे हैं, यहाँ पर करा रहे हैं विश्वविद्यालय हमारा, ये इसमें कौन कौन से विद्यार्थी जो है प्रवेश ले सकते हैं इसमें? सर इसमें जो इसका जो क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का, वो है कि पहला तो है कि ग्रेजुएशन, स्नातक में आपके 50% नंबर होने चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, आपने किसी से भी क्या हो, अब आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, कई बार हमारे यहाँ बीटेक किए हुए या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं कि क्या मैम हम बीएड कर सकते हैं। हाँ, स्नातक, और उसमें जो आपका परसेंटेज है वो 50% है जनरल के लिए और 45 है जो हमारे रिजर्व कैटेगरीज रहते हैं। एक मैम ये भी क्लियर कर दीजिए कि जो रिजर्व कैटेगरी होती है वो सिर्फ उत्तराखंड के जो विद्यार्थी हैं उनको ही तो रिजर्वेशन जो हमारे यहाँ जो मिलेगा वो जिस उत्तराखंड का जिनका डोमिसाइल है, जो यहाँ के स्थायी निवासी है, उन्हीं को मिलेगा, अदर स्टेट में नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले अगर देंगे तो वो जनरल कैटेगरी, हाँ, वो यहाँ पे सामान्य जो है सामान्य उसमें आ तो जाएंगे। इससे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि जो बच्चे हमारे यहाँ बीएड ओडीएल में प्रवेश नहीं ले सकते हैं, तो वो बीएड स्पेशल में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फेस टू फेस कोई शर्त लागू नहीं होती। नहीं, इस तरह की कोई नहीं। और हाँ, और हम एक चीज और भी देते हैं कि माना किसी के स्नातक में नहीं है 50%, अगर उसके स्नातकोत्तर में है, मास्टर में है 50%, तो चलेगा कि दोनों में से किसी एक में भी अगर उसके 50% है तो वो एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो मैम ये बताएं कि आप यहाँ जो हम यहाँ कोर्स कर रहे हैं, आप इसके विभाग में ही हैं, क्योंकि
तो कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में ये पाठ्यक्रम कराया जा रहा है? सर हमारे यहाँ ये जो पाठ्यक्रम है ये 4 स्पेशलाइजेशन में चलता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जैसे आपको डिग्री दी जाएगी कि आप स्पेशल एजुकेटर बनेंगे, स्पेशल एजुकेशन इन HI, VI, MR और ID। HI मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड की पहला स्पेशलाइजेशन। हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो डेफ होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जिन्हें हम ट्रेन करते हैं, तो वो बच्चे जो कोर्स करेंगे वो करेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन इन HI, जी। ठीक है ना। इसी तरह से जो स्पेशल एजुकेशन इन VI, विजुअल इम्पेयर्ड, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते। इसी तरह से अगला है स्पेशल एजुकेशन इन लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता, जिन बच्चों को पढ़ने लिखने में परेशानी है तो उन्हें पढ़ाने के लिए जो हम टीचर ट्रेन करेंगे तो वो इसमें प्रवेश लेंगे। और चौथी जो कैटेगरी है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इससे पहले इसको MR मेंटल रिटार्डेशन के नाम से हमारे यहाँ ये थी, लेकिन इस बार नाम चेंज कर दिया गया है कि बौद्धिक अक्षमता। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है कि जो बौद्धिक अक्षम बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हम ट्रेनिंग टीचर तैयार करेंगे तो वो स्पेशल एजुकेशन इन ID में करेंगे सर। तो हमारे यहाँ 4 स्पेशलाइजेशन फिलहाल वर्तमान में चल रहे हैं सर। जी मैम, आपने बताया कि अब जो है HI है, BI है, LD और MR 4 स्पेशलाइजेशन चलाई जा रही है। तो मेरा प्रश्न ये आपसे है कि प्रत्येक स्पेशलाइजेशन में कितनी सीटें आवंटित हैं हमारे विश्वविद्यालय को? सर हमारे यहाँ प्रत्येक स्पेशलाइजेशन में 100 सीट हैं। तो 100 का मतलब है कि हमारे पास 400 सीटें हैं। तो जैसे कि है कि जो विशेष शिक्षा है इसमें 2 ही मॉडल स्टडी सेंटर हैं, हल्द्वानी और देहरादून। तो हम क्या करते हैं कि माना कि है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में 100 सीटें हैं तो 50 हल्द्वानी सेंटर के पास रहेंगी और 50 देहरादून की। तो इस तरह से 50% हल्द्वानी मॉडल स्टडी सेंटर में रहेंगी और 50% रहेंगी देहरादून में सर। तो दोनों जगह बच्चे जहाँ उनको नजदीक पड़े हाँ वो हाँ, उस जहाँ उनकी सुविधा, जहाँ सुविधा। उनका आना जाना, जहाँ उन्हें नजदीक पड़ता है वो वहाँ पे एडमिशन ले सकते और हैं। ये भी है कि आपका स्टडी सेंटर अगर देहरादून है लेकिन आप किसी कारण से उस समय हल्द्वानी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हल्द्वानी में हाँ ये नहीं, कार्यशाला हल्द्वानी में भी आप अटेंड कर सकते हैं और वहाँ देहरादून भी में भी हाँ अटेंड कि कर मतलब सकते इतनी हैं। बिल्कुल ये ऐसी शर्त हाँ, नहीं है कि कि बस आपको आपने वहीं पर रहना वहीं पे रहना। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चेंज हो जाता जैसे कि है। आपको ये है कार्यशाला कि में आना है। हाँ, आना है, कार्यशाला जी में हाँ, आना है। आपको आपको बुक्स वगैरह हैं वो आपको आपके स्टडी स्टडी सेंटर सेंटर में ही मिलेंगी। मिलेंगे। हाँ ये बहुत सारी बढ़िया। चीज़। अच्छा मैम, अब ये बताइए कि कौन कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता है? सर कौन कौन से बच्चे ऐसे होते हैं? हम्म, मैंने आपसे कहा कि हम जो बीएड कराते हैं वो स्पेशल एजुकेशन में कराते हैं। स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा का मतलब है कि जो विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं, डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम 4 स्पेशलाइजेशन पे ही चलाते हैं। वैसे इंडिया में पूरे 6 पे चलता है, ऑटिज्म और मल्टीपल डिसेबिलिटी भी चलता है, तो वो 2 हम नहीं चलाते। होने को जनरली जो ज़रूरत है हम इन्हें बेसिकली बांट देते हैं सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी यानी कि जिसमें हम ले लेते हैं आपका ये हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट लेते हैं, डेफ ब्लाइंडनेस इसे ले लेते हैं, ठीक है। न्यूरो डेवलपमेंटल में हम ले लेते हैं ID, ऑटिज्म और LD लर्निंग डिसेबिलिटी को। लोकोमोटर में हम CP और जितने भी हमारे लोकोमोटर से रिलेटेड होते हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो बेसिकली अगर ये पाठ्यक्रम जो हम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इनसे पीड़ित हैं, जो सेंसरी से पीड़ित हैं, जो लोकोमोटर से पीड़ित हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल से पीड़ित हैं, उन लोगों को पढ़ाने के लिए ये कोर्स चलाए जाते हैं। क्या उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कोई और विश्वविद्यालय हमारे राज्य में है जो इस प्रकार का कोर्स कराता है? सर ये चारों स्पेशलाइजेशन में नहीं चलाते और डिस्टेंस मोड में तो कोई भी नहीं, लेकिन क्योंकि इंडिया का जो हमारे दिव्यांगता के क्षेत्र के नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो राष्ट्रीय संस्थान हैं, उनमें से एक जो मेन संस्थान है और जो सबसे पुराना है निफेड, वो उत्तराखंड में है, देहरादून में, तो वो चलाता है। लेकिन वो सिर्फ विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ये कोर्स चलाता है सर। एक और प्रश्न मेरे दिमाग में ये आ रहा है मैम कि जो शिक्षक हैं, मतलब जो हम एडमिशन लेंगे हमारे वहाँ, क्या इसमें उनको दिव्यांग होना चाहिए या सामान्य विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं? नहीं सर, कोई भी ले सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए हम टीचर ट्रेनी तैयार कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हम यहाँ पे कि सिर्फ वही पर्सन एडमिशन ले सकते हैं जो किसी ना किसी दिव्यांगता से ग्रसित है। तो कोई भी ले सकता है। क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। बस कि ये है उसके- मैम हाँ कि जो दिव्यांग यहाँ पर कोई अप्लाई करेंगे तो उनके लिए वेटेज जरूर हाँ हाँ, उन लोगों के लिए यहाँ उनके पे लिए है वेटेज, वेटेज हाँ, है यहाँ पे वेटेज कि दिया दिया जाता है जाता है उनको। जी। बाकी ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। ये पाठ्यक्रम के बारे में तो आपने बताया मुझे, पर ये हमारे कितने सेमेस्टर हैं, कितने समय का पाठ्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा
जानकारी देंगे आप? यहाँ पे हम क्योंकि डिस्टेंस मोड से चलाते हैं, हमारा एक ओपन मुक्त विश्वविद्यालय है, जी। तो हमारे यहाँ ये जो बीएड स्पेशल एजुकेशन चलता है इसमें 5 सेमेस्टर हैं, ये 2.5 साल का है। क्योंकि कई बार बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि रेगुलर मोड में ये 4 सेमेस्टर है। क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए है तो प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा है, तो इसलिए डिस्टेंस मोड से आरसीआई ने जो है इस कोर्स को 5 सेमेस्टर का किया है। तो हमारे यहाँ ये कोर्स 5 सेमेस्टर का है सर। और 5 सेमेस्टर में कि जैसे सेम लगभग एक तरह से ओडीएल की तरह ही चलता है, 6-6 महीने के वो सेमेस्टर हैं, तो हर सेमेस्टर में 6 से 7 दिन की हम वर्कशॉप लगाते हैं, जिसमें आना कंपलसरी होता है। एक्सपर्ट आते हैं बाहर से, जैसे कि माना कोई विजुअल इम्पेयर्ड में कर रहा है, दृष्टिबाधित उसमें आप बीएड कर रहे हैं, तो उनको ब्रेल की हम नॉलेज देते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट आते हैं जो ब्रेल के बारे में उन्हें सिखाते हैं, और इसी तरह से जो हियरिंग इम्पेयर्ड से कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है। तो 6 दिन की या कई बार हम लोग इसको 7 दिन की वर्कशॉप भी करते हैं, 6 से 7 दिन की। तो उसमें एक्सपर्ट द्वारा बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज और जितना भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको आईपी बनाना, ये सब हम लोग सिखाते हैं सर। अंत में एक सवाल और पूछूंगा आपसे, क्योंकि समय काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मैं आपसे ये प्रश्न जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे यहाँ से प्रवेश लेते हैं बीएड स्पेशल में, वो एक टीचर एजुकेटर बनते हैं, तो उनके करियर में भावी क्या संभावना है? सर इसमें क्योंकि ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है, और खासकर उत्तराखंड में, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 4 स्पेशलाइजेशन में सिर्फ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कराता है। और इस साल की जैसे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 380 पोस्ट निकली हैं प्राइमरी में, जहाँ स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे, और ये प्रोसेस मतलब जारी चलते है। रहेगी हाँ आगे? हाँ, चल अभी रही आगे है, और अभी हाँ आगे आगे भी चलती रहेंगी। माध्यमिक स्तर हाँ, तक भी आएंगी? माध्यमिक स्तर और निकली थी, उपनल में निकली थी माध्यमिक स्तर पे भी, ठीक है। सीबीएसई स्कूल हमारे जितने हाँ हैं, हाँ उनमें हाँ, उनमें उनमें भी, सीमा- उनमें हाँ, देखिए, उनमें भी। क्योंकि अभी तक ना सर इस बार हमारे यहाँ काफ़ी फॉर्म आए हैं, और उत्तराखंड से आए। इससे पहले क्या था कि दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान, हरियाणा से ज़्यादा आते थे, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। हमारे यहाँ इतनी नहीं थी, इतना नहीं करते थे लोग। लेकिन इस बार जब से ये पोस्ट निकली हैं, तो तब से काफ़ी फॉर्म हमारे यहाँ आए हैं, और लोग अवेयर हुए हैं कि इस लाइन में भी उनका करियर है। और आने वाले समय में भी सर, जैसे आपने कहा कि सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया है, जी। तो हर प्राइवेट, अगर उन्हें गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा है, तो हर प्राइवेट स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर रखना जरूरी है। यानी करियर की अपार संभावना है इसमें दिखाई बहुत दे रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इंक्लूसिव एजुकेशन का है। जी। जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो सही हर बात एक- है, हर हर एक स्कूल स्कूल में में एक कि हाँ, special कि एज अ educator रिसोर्स जरूरी है। टीचर हाँ। स्पेशल एजुकेटर रखा ही जाएगा हाँ। सर, और वो कंपलसरी है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अपने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भी हमारे विश्वविद्यालय को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। हाँ। तो ये एक बड़ी बात है हमारे विश्वविद्यालय के लिए। तो भावना जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आगे भी आते रहेंगे इस तरह की सूचना को लेकर के। तो सभी श्रोताओं से हम अभी विदा लेते हैं, और आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।